क्लास में देखने का प्रयास करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, किस अनुच्छेद में है, ठीक है, संविधान के किस भाग में है, पूरा डिटेल देखते हैं। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, हमें लेना है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, थोड़ा सा और मोटा कर दें। ठीक, अभी शायद दिखेगा साफ। राष्ट्रपति, ठीक, यही देखना है हमें राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, वर्तमान में कौन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान में क्या है, भारत के राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक है ना, भारत का राष्ट्रपति जो होता है प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद से देखेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी ये राष्ट्र का क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और ये जो है कार्यपालिका के प्रमुख भी होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो जो भाग होता है 5, भाग क्या है, 5। ठीक, इस भाग 5 में एक चैप्टर दिया हुआ है संघ। ठीक है, भाग 5 में दिया है संघ, इसी संघ में क्या है, राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है, राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। ठीक, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक मुख्यतः पढ़ा जाता है। ठीक है, 78 तक पढ़ा जाता है, उसके बाद आर्टिकल 123 से 143 तक होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस यहाँ तक है। तो राष्ट्रपति भाग 5 में संघ के अंतर्गत राष्ट्रपति नाम एक चैप्टर आता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित देखेंगे कि 52 से लेकर 78 तक है, तो कुछ कंटिन्यूस आर्टिकल्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में अनुच्छेद, ठीक है, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि सभी कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में आएंगे तो अनुच्छेद 54 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में आएंगे तो निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया दिया है। ठीक है, उसी तरह से अनुच्छेद 56 में आएंगे तो दिया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। ठीक,
फिर से इसमें हम आगे देखेंगे, या इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। 56 हो गया। उसके बाद से 57 में है री इलेक्शन, ठीक है, पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन दिया है 57 में। आगे आएंगे 58, 58 में दिया है योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, योग्यता राष्ट्रपति का, ठीक। फिर से आपका योग्यता हो गया। उसके बाद से 59 में देता है उपलब्धियां, उपलब्धियों के बारे में। उसके बाद से 60 में दिया गया है शपथ, ठीक है। अनुच्छेद 60 में ही राष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। बाकी जो लोग हैं उनका अनुसूची किसमें, अनुसूची 3 में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान नहीं है, 60 में है, ठीक है। 60 के बाद से आप अनुच्छेद अगर अनुच्छेद आप 61 की बात करेंगे तो 61 में क्या दिया है, महाभियोग, ठीक है। सॉरी 61 में, हाँ, महाभियोग हो गया। उसके बाद से अनुच्छेद 62 में दिया है पद की रिक्ति, क्या दिया है, पद की रिक्तता, यानी पद खाली होना। 62 में दिया है पद की रिक्ति। उसके बाद से 72 में दिया है क्षमादान, क्षमादान। इससे पहले 71 में दे दिया है आपका, 71 में, ठीक है, आपका 71 में दिया है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, चुनाव संबंधी मामले कहाँ जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होंगे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले। उसके बाद से अगर 78 पे आ जाएंगे तो 78 में है सूचना मांगना, सूचना मांगना मंत्रिपरिषद से, किससे, मंत्रिपरिषद से, ठीक। 52 एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल है। 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है। 56 में कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन है, ठीक है। 58 में योग्यता है। 59 में उपलब्धियां है। 60 में शपथ है। उसके बाद इधर आ जाएंगे तो 61 में महाभियोग है। 62 में पद की रिक्ति है। 72 में क्षमादान है और 71 में चुनाव संबंधी मामले हैं और 78 में सूचना मांगना का अधिकार है परिषद में, ठीक है। उसके बाद से हम इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, हम अनुच्छेद 72, अनुच्छेद पहले तो 52 देखेंगे, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जैसे जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो उसका चुनाव होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसे जनता द्वारा ना करके ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति, इसी वजह से यह साबित होता है कि भारत एक, अतः भारत एक गणतंत्र देश है, ठीक है, गणतंत्र देश है।
हमारे राष्ट्र के मुखिया को चुनने का प्रावधान है, उसका चुनाव होता है, न कि ब्रिटेन जैसा वंशानुगत है। ब्रिटेन में जो राजा महारानी बनते हैं, जो राष्ट्र के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं, वो वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। लेकिन भारत का, जो भारत देश का सर्वोच्च होगा, जो भारत का सबसे राष्ट्राध्यक्ष होता है, सबसे ऊंचा पद होता है, ये वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव द्वारा होता है। ठीक है, इसीलिए ये साबित होता है कि भारत एक गणतंत्र देश है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अनुच्छेद हम कहा जाएंगे? 53 पे, अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि भारत में जो राष्ट्रपति होगा, उसके अंदर कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, जो इसका उपयोग, राष्ट्रपति इसका उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधिकारियों के माध्यम से करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होगा, वो उसमें कार्यपालिका की जो भी शक्ति है किससे मिली है? राष्ट्रपति को, और ये राष्ट्रपति में निहित होगा। लेकिन इसका जो उपयोग होता है, ठीक है, इसका उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा या स्वयं करेगा। ठीक है, तो स्वयं तो करता नहीं है, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही करता है। अब इसमें उसके राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं, वो कौन होते हैं? तो अधीनस्थ अधिकारी होती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और इसी मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक, और मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि सारी शक्तियों का उपयोग या उपभोग जो होता है, निर्णय लेना, डिसीजन लेना, कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री। ठीक है, हर जगह राष्ट्रपति का नाम नहीं आता है, लेकिन सारा काम किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। देश में जो भी काम होगा सरकार द्वारा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होगा। ठीक, किसी देश के साथ संधि करना, युद्ध करना, जो भी चीजें होगी राष्ट्रपति के नाम से होगी, लेकिन जाएंगे कौन? प्रधानमंत्री। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। नाम मात्र के प्रमुख हैं, नाम मात्र के प्रमुख या औपचारिक प्रमुख हैं। औपचारिक प्रमुख हैं। ठीक है, औपचारिक प्रमुख है। परंतु जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, वो वास्तविक प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख होते हैं, क्योंकि सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भले नाम किसका हो? राष्ट्रपति का, लेकिन सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल करती है। और मंत्रिमंडल पे कंट्रोल किसका होता है? प्रधानमंत्री का। तो प्रमुख कौन हो गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गया, जो कि वास्तविक शक्तियों का उपभोग कर रहा है। राष्ट्रपति का तो बस नाम है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 54। क्या है? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल।
ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, ठीक है, कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, उसी को कहा जाता है निर्वाचक मंडल। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, यहाँ पे देखने के लिए हम ये देखते हैं कि नंबर वन पे आता है कि संसद के दोनों सदन संसद के, यहां पे लिखेंगे कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य जो होंगे संसद के, वो क्या करेंगे, इस निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति को नहीं चुनेंगे। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन का मतलब क्या हुआ, दोनों सदन का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, ब्रैकेट में लिख देते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। दूसरा आते हैं, दूसरा कौन भाग लेगा, सभी राज्यों के विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बस निर्वाचित की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, सभी राज्यों के 28 जो राज्य हैं उनके निर्वाचित सदस्य होंगे, और वहां भी कहां के, विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरे नंबर पे आता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एंड पुदुचेरी, के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो तीनों के, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, इसी को कहा जाता है निर्वाचक मंडल, इन्हीं सबसे मिलकर बनता है निर्वाचक मंडल। ठीक, आगे आते हैं, तो आगे आपको मिलेगा अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55, ठीक है, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में बताया गया निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।
पद्धति द्वारा, और कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। जनता द्वारा उसमें भाग नहीं लिया जाता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसके चुनाव में भाग लेते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष। जहां पे जनता भाग न ले उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष, जनता इसमें भाग नहीं लेती है, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब देखिए निर्वाचन की प्रक्रिया है 55 में, इसमें बताए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होगा, ठीक है, ये सब याद करने हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ, देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ कि अगर चुनाव में ए बी सी 3 लोग खड़े हैं, अगर कोई व्यक्ति वोट देगा, अगर कोई व्यक्ति वोट देगा तो अपनी वरीयता क्रम रखेगा कि मैं फर्स्ट नंबर पे इसको रखूंगा, सेकेंड नंबर पे इसको रखूंगा, थर्ड नंबर पे इसको रखूंगा, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति गया, मान लो कि व्यक्ति ये प्रथम है, व्यक्ति ये सेकेंड है, चाहे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स है, यहाँ पे कोई व्यक्ति वाई है, अगर ये चुनाव में वोट देने जाएगा तो ये कहेगा कि मैं इसको फर्स्ट पे रखूंगा, इसको थर्ड पे रखूंगा और इसको सेकेंड पे रखूंगा। यही वरीयता क्रम होती है, इसी को कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब एकल संक्रमणीय मत क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत ये होता है कि अगर इसमें एक कोटा फिक्स होता है, अगर पहले के फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जितने वोट होंगे सभी व्यक्ति का गिना जाएगा, और फर्स्ट प्रायोरिटी वाले वोट से अगर कोई नहीं जीत पाता है तो जो सबसे कम पाता है उस व्यक्ति का वोट या उस व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाता है, चुनाव से बाहर कर दिया जाता है, और जो बचे होते हैं उन सभी के वोटों में इसके सेकेंड नंबर वाले वोट सभी जाके क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति को सबसे कम पाया उसे हटाकर और उस व्यक्ति द्वारा सेकेंड नंबर पे जितने वोट पाए गए हैं उनको सभी में ऐड कर दिया जाता है, ठीक। ऐड करने के बाद जो व्यक्ति जीतता है उसी को मतलब चुनाव जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, ठीक। तो यही 2 चीजें हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति को कितना वोट प्राप्त करना पड़ता है, कितना कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेगा तो कितना वोट पाएगा तो उसे मतलब विजयी घोषित किया जाएगा, ठीक। तो उसके लिए एक कोटा फिक्स किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव का कोटा। इसे हम लिखेंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोटा, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोटा। वो कोटा कितना है? कुल पड़े वैध मत, कुल पड़े वैध मत, ठीक, बट्टा में कुल उम्मीदवार प्लस 1, कुल उम्मीदवारों की संख्या में प्लस 1 जोड़कर भाग देने के बाद जो आएगा उसमें 1 ऐड किया जाएगा, 1 एक्स्ट्रा। उसके बाद जो मत प्राप्त होगा, जितना आएगा उतना ही व्यक्ति प्राप्त करेगा, ठीक है, तभी जाके कहा जाएगा कि वो विजयी है। कितना? कुल पड़े वैध मतों का कुल उम्मीदवारों की संख्या में 1 जोड़कर जब भाग दिया जाएगा और जितना आएगा, ठीक है, उसमें से हम 1 और एक्स्ट्रा कर देंगे तो उसी व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाएगा, ठीक है। मान लो हम ये बोले कि 330 वोट पड़ेंगे, ठीक है, और उम्मीदवार कितने खड़े हुए हैं? 2, 1 प्लस 1, ये उम्मीदवार खड़े हुए हैं 2 और इसमें प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कुल कितना हो गया? 3, और जितना आएगा उसमें 1 एक्स्ट्रा करेंगे तो अब देखिए ये 303 तो ऊपर हो गया, बट्टा में हो गया 3 से इसे कटा देंगे, ठीक है, 3 से इसे कटा देंगे और प्लस 1 कटाएंगे तो 1 0 और प्लस 1, यानी कितना पाना चाहिए आपको? 111 वोट, ठीक है, 111 वोट पाएंगे तब जाके विजयी होंगे, ठीक। तो इसी तरह से निकाला जाता है रेशियो, जितना वोट पड़ेगा उस हिसाब से। ये तो हम समझने के लिए बताए, ठीक। ये हो गया राष्ट्रपति का चुनाव के लिए कोटा, ठीक। अब ये आता है कि देखिए प्रत्येक राज्य से विधानसभा के सभी सदस्य वोट देने आएंगे, ठीक है, संसद के सभी सदस्य आएंगे, तो सबके वोटों का
जो मत मूल्य है बराबर रहे, इसके लिए भी एक प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सभी जितने भी विधायक हैं, सभी विधायकों का, या सभी के लिए छोड़िए, प्रत्येक विधायक का, प्रत्येक विधायक का मत मूल्य मत मूल्य कितना होगा, तो उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या में, ठीक है, कुल जितने भी वोट देने वाले सदस्य हैं, यानी कुल सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं, कुल सदस्यों की संख्या में 1/1000 से गुणा करके भाग दिया जाता है, और जो आएगा वही क्या होता है, मत मूल्य होता है। यानी प्रत्येक विधायक का मत मूल्य कितना, उस राज्य की जनसंख्या में कुल सदस्यों की संख्या से 1000 से गुणा करके जब भाग देते हैं, और जो आता है रिजल्ट, वही क्या होता है, मत मूल्य होता है प्रत्येक विधायक का। और प्रत्येक विधायक जब वोट देगा राष्ट्रपति को, तो उसके मत का मूल्य उतना काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि भाग देने के बाद, सब कुछ करने के बाद आ गया 500। ठीक है, तो जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के जो विधायक वोट देंगे, उनके मतों का मतलब मूल्य कितना माना जाएगा, 500। ठीक है, अगर दो देंगे, दो व्यक्ति वोट दे दिए, तो कितना हो गया, 500 500 1000। ठीक है, इसी तरह से प्रत्येक विधायक जो होगा उसका मत मूल्य बराबर होगा। ठीक, ये तो हो गया विधायकों के लिए। उसके बाद आते हैं सांसदों के लिए। ठीक है, सांसदों का मत मूल्य, सांसदों का मत मूल्य, सांसदों के मत मूल्य में क्या होता है, देखिए, सांसदों के मत मूल्य में होता है कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य, उनके मतों का मूल्य बट्टा में कुल सांसदों, और एक ऐसा सांसद निर्वाचित, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, क्योंकि मनोनीत तो भाग लेते नहीं है, तो कुल विधायकों का मत मूल्य में कुल सांसदों की संख्या से भाग देते हैं, और जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, सांसदों के मत मूल्य के बराबर देखते हैं। ठीक, हो गया ये। अब देखिए, ये हो गए सांसदों का मत मूल्य, कोटा हो गया 55 देख लिए। उसके बाद से आते हैं 56, अनुच्छेद किस पे आएंगे, 56 पे। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में क्या दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, शपथ ग्रहण से, शपथ ग्रहण या पद पर आसीन होता है जब, ये बोल सकते हैं कि पद पर आसीन, यानी बैठने से लेकर आसीन होने से 5 वर्ष तक, कब तक होता है, 5 वर्ष तक। ये व्यक्ति कब तक बैठा रहेगा अपने पद पे, 5 वर्ष तक बैठा रहेगा। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो अपने पद पर आसीन होने से 5 वर्ष तक अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, ये है 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक, अब लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 साल का है, 5 साल से पहले राष्ट्रपति
का पद कैसे खाली हो सकता है। तो मान लीजिए 5 साल पूरा होने के बाद तो राष्ट्रपति का पद खाली हो ही जाएगा, ठीक है, नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले कितने प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है इसको देखिए, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं कि कार्यकाल से पूर्व, कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति का पद कैसे खाली होगा। ठीक, तो कितने प्रावधान है देखिए। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो उसका पद खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो उसका पत्र खाली हो जाएगा। और ये त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देंगे राष्ट्रपति त्याग पत्र द्वारा। यदि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो भी उसका पद खाली हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटा दिया जाए, महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए तो भी उनका पद खाली हो जाएगा, ठीक। चौथा नंबर, यह राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस चुनाव में राष्ट्रपति अयोग्य घोषित कर दिया गया, तभी भी उनका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इन कंडीशन में खाली हो सकता है। और एक कंडीशन ये है कि 5 वर्ष का पूरा हुआ तो खाली हो जाएगा, है कि नहीं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल ऐसे खाली हो सकता है। तो यह है 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, और पद पे होता है कि 5 साल तक बने रहेंगे। 5 साल से पहले इन प्रक्रियाओं द्वारा वो खत्म हो सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ लाई जाती है, संसद में। महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद में लाई जाती है, यह है संसद, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लाई जाती है। अब 56 के बाद आते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में यही है पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन। तो राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ये कहा गया संविधान में कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए कोई व्यक्ति कितने भी बार लड़ सकता है, या राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, या राष्ट्रपति बन सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कम से कम वाला यहाँ पे या अधिक से अधिक वाला कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया है। तो कोई व्यक्ति कितना भी बार राष्ट्रपति के पद पे आसीन हो सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए सीमा निर्धारित नहीं है, सीमा निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, ठीक है। कि राष्ट्रपति कोई 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, 4 बनेगा, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति कई बार भी बन सकता है, एक बार भी बन सकता है, नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। देश के नागरिक के ऊपर है। और राष्ट्रपति के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद निर्वाचन द्वारा भरा जाता है और सभी देश के नागरिक इसके लिए योग्य हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, बस उसके जो कंडीशन है वो पूरे होने चाहिए, ठीक। परंतु जैसे भारत में तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितना बार कोई व्यक्ति बन सकता है। तो अमेरिका में यह, अमेरिका में अधिकतम 2 बार है ना। अमेरिका में अधिकतम कोई भी व्यक्ति कितनी बार बन सकता है राष्ट्रपति, 2 बार। अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक बार पहले बन चुके थे, अभी बने हैं, और जब जब आते हैं दुनिया के सभी
राष्ट्र जितने भी देश होते हैं सबके नाक में दम करके रख देते हैं। ठीक है, देख ही रहे हैं दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। तो अमेरिका में 2 बार बन सकते हैं, इसके बाद वो नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वहां पे बस 2 बार की सीमा है, लेकिन भारत में कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति कितना भी बार बन सकता है राष्ट्रपति। ये था 57 के बाद आते हैं 58 में। अनुच्छेद 58 58, अनुच्छेद 58, इसमें क्या किया गया है? योग्यता के बारे में प्रावधान है। योग्यता के बारे में प्रावधान। ठीक, 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद पे मतलब बैठने के लिए किसी व्यक्ति को क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, उसकी योग्यताओं के बारे में। पहली योग्यता, भारत का कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाता है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो उसे क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अगर वो भारत का नागरिक है तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, वह 35 वर्ष, कितना? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, है ना, 35 वर्ष की आयु उसकी हो। ठीक, तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने के योग्य हो। यानी आप लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे, 35 वर्ष की आयु हो तो लड़ेंगे, भारत के नागरिक हैं तो लड़े। ये सभी कंडीशन पूरे होना चाहिए, ये नहीं कि कोई एक पूरा हो गया दो नहीं तो नहीं, सभी पूरे हो। भारत का नागरिक भी हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, उसके लिए संसद तय करती है कि कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, नियम कानून बनाती है, तो होना चाहिए। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, यदि आप लाभ के पद पर हैं तो आप ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लाभ का पद का मतलब किसी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन ऐसे कार्य में आप लगे हो जहां से सरकार से आप सैलरी प्राप्त करते हो, तो अमूमन यही माना जाता है कि वो लाभ का पद है। ठीक है, तो लाभ का पद आप ऐसे किसी पोस्ट पे नहीं होने चाहिए जहां से आपको सरकार मतलब आपको सैलरी दे रही है या सरकार से कोई लाभ ले रहे हैं। ठीक, उसको लाभ का पद माना जाएगा। अगर वहां है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उस पद से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन यहीं पे प्रावधान कर दिए हैं सभी नेताएं मिलकर कि जैसे में राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र या राज्यों के मंत्री, राज्यों के मंत्री लाभ का पद नहीं होगा, लाभ का पद नहीं होगा। यानी जो मंत्री होंगे इनका जो पद है वो लाभ का पद नहीं होगा, लाभ का पद नहीं होगा। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, केंद्र या राज्यों के किसी मंत्री हैं आप, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहीं पे नेताएं अपने लिए सुरक्षा बना लिए हैं। ठीक, अगर आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो लाभ का पद है, आप सरकार से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन आप मंत्री हैं, ठीक है, दुनिया भारत को लूट के बैठ सकते हैं, लेकिन आपको लाभ का पद नहीं कहा जाएगा। ठीक है, करोड़ों का घोटाला करके बैठ सकते हैं, लेकिन वो लाभ का पद नहीं है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, तो यही है। बाकी आप आम आदमी के लिए ये यहीं से बाहर कर देंगे। ठीक है, अगर कोई लाभ का पद ले रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहां नहीं जा सकते हैं।
दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बस यही योग्यता है, कोई क्वालिफिकेशन वाली बात नहीं है। ना भारत के नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन की बात है कि 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, अंगूठा छाप है नेता बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चपरासी बनने के लिए देश में, ठीक है, आपको 10वीं पास 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल बनने के लिए, होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देश को चलाने के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप योग्य हो या ना हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, कुछ भेजे में समझ हो या ना हो, आप देश के सर्वोच्च पद पे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, वहां पे कोई योग्यता वाली बात नहीं है, ठीक। यही देश का दुर्भाग्य है कि बिना पढ़े लिखे लोग, अंगूठा छाप क्रिमिनल लोग वहां पे जा सकते हैं, लेकिन सीधा साधा कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो अगर वहां जाना चाहे तो पहले ही रेस से उसे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। जाकर वहां पे कोई अगर ढंग का काम करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, ऐसे है। 58 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 59। 58 के बाद है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद, ठीक है, 59। अनुच्छेद 59 में क्या है, ठीक है, एक मिनट आते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 59 में दिया गया है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे आसीन हो गया है तो उसे क्या क्या मतलब शर्तें हैं। यदि पहला, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है, ठीक है, तो उसे, जो राष्ट्रपति बन गया है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य में, केंद्र या राज्य में विधायक, सॉरी, केंद्र में सांसद होते हैं, सांसद या विधायक है और वह राष्ट्रपति बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तो उसे अपना पद त्यागना होगा, अपना पद त्यागना होगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सांसद विधायक कहीं का है, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया तो उसे विधायक या सांसद का पद क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा, राष्ट्रपति को निःशुल्क, राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास दिया जाएगा, निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन। भारत का राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, ठीक है। पूरा राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। सारा कार्य जो भी अपना कार्य होते हैं राष्ट्रपति भवन में ही वो करते हैं, ठीक। तो दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास दिया जाएगा, ठीक। तीसरा, पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए कई सारी उपलब्धियां दी जाएंगी, कई सारी उपलब्धियां, कई सारी उपलब्धियों का प्रावधान किया गया है, कई सारी उपलब्धियों का प्रावधान किया गया है, जैसे वेतन, भत्ता, अन्य विशेषाधिकार, अन्य विशेषाधिकार, ठीक है, ये दिया गया है। चौथा ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद कोई अन्य लाभ का पद आप अर्जित नहीं करेंगे, अन्य लाभ का पद अर्जित नहीं करेंगे,
यानी आप राष्ट्रपति एक बार बन गए तो राष्ट्रपति ही रहेंगे और कोई ऐसा पद नहीं ग्रहण करेंगे जहां से आपको लाभ मिले सरकार द्वारा, यानी अन्य लाभ का पद आप अर्जित नहीं करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के बाद। पांचवा कंडीशन ये है कि कार्यकाल के दौरान या पदावधि के समय जो राष्ट्रपति है उनकी उपलब्धियों में कमी नहीं की जाएगी, उनकी उपलब्धियों में कमी नहीं की जाएगी, ठीक है, राष्ट्रपति की उपलब्धियों में कोई कमी नहीं होगी, ये सारी सुविधाएं उनको मिलेगा जब तक वो पद पे हैं। पद से हटेंगे उसके बाद आप कम बेसी करिए जो भी करना है संशोधन करके, और ये सारा चीजें कौन करेगा, इसमें सुधार संशोधन वृद्धि या कमी कौन करेगा, संसद कर सकती है, ठीक है, विधेयक लाके उसे कम बेसी कर सकती है, लेकिन जब तक वो अपने पद पे बने हैं उनके पद पे रहते हुए इसमें कमी नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये कौन सा था, 59 के बाद क्या आ जाएगा, 60, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है, शपथ। अनुच्छेद 60 में दिया गया है शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत में राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही राष्ट्रपति को क्या करते हैं, शपथ दिलवाते हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं इनको शपथ दिलवाने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश ये क्या करते हैं, शपथ दिलवाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है, तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो या करके सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ठीक है, वही क्या करेंगे, यहाँ पे उनको शपथ दिलवाएंगे। ये मक्खी परेशान करके रख दी है। तो राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ। और राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि अनुसूची 3 में। बाकी प्रधानमंत्री, विधायक, संसद जितने होते हैं इन सब का शपथ अनुसूची 3 में दिया गया है। किसमें, अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ। विधायक, सांसद जितने भी होते हैं, MLA, MJ जितने भी होते हैं उस सबका शपथ 3 में, लेकिन राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, उपराष्ट्रपति का अलग अलग दिया गया, जिसमें से राष्ट्रपति का शपथ किसमें दिया गया, अनुच्छेद 60 में, ठीक। अब अनुच्छेद 60 के बाद आते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61, और अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग। यही है महाभियोग। महाभियोग क्या हुआ, ये महाभियोग क्या होता है, महाभियोग होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। और महाभियोग शब्द और किसी भी पदाधिकारी को हटाने के लिए प्रयोग नहीं होता है। CJI हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, कोई भी हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, और किसी के लिए नहीं। महाभियोग शब्द केवल और केवल किसके लिए लाया जाता है, इन्हीं के लिए लाया जाता है। ये क्या आ गया, महाभियोग जो शब्द है वो किसके लिए, महाभियोग शब्द जो है राष्ट्रपति को ही हटाने के लिए लाया जाता है, उनको पद से हटाने के लिए, ठीक।
महाभियोग जो लाया जाता है वो क्यों लाया जाएगा, किस आधार पे लाया जाएगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए, ये क्या प्रावधान होगा। कुछ तो गलती करेंगे राष्ट्रपति तभी तो, ऐसा ही थोड़े है कि कैसे मतलब राष्ट्रपति हैं और हटा दिया जाए, मन किया हटा दिया जाए। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए बेस जो है, आधार जो है वो ये दिया जाता है कि यदि राष्ट्रपति राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करे या अतिक्रमण करे, ठीक है, अतिक्रमण करे, ठीक, तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रक्रिया लाई जाएगी और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा। परंतु ये उल्लंघन और अतिक्रमण कैसे होगा, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। यानी राष्ट्रपति क्या करेंगे तो संविधान का उल्लंघन होगा, क्या करेंगे तो अतिक्रमण होगा, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बस ये कह दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, तो उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है और उनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, इन आधार पे हटाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया ले आई जाएगी, महाभियोग तो राष्ट्रपति के खिलाफ ही लाया जाता है और इस महाभियोग की प्रक्रिया को लाने से पहले आप देखिए कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, यानी संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है हटाने के लिए। किसी भी सदन में मतलब आप राज्यसभा में भी ला सकते हैं, ठीक है, उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और आप लोकसभा में भी ला सकते हैं। यानी महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और उनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले ही, ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व क्या किया जाएगा, सूचना दिया जाएगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा, ठीक है, सूचना दिया जाएगा 14 दिन पूर्व। और राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग जब लाया जाएगा तो जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव पे, जो प्रस्ताव लाया गया है उनको हटाने के लिए, ठीक है, उस पे 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। और जहां भी, ठीक है, ये लाया जाएगा, जब भी लाया जाएगा तो 14 दिन पूर्व वो सूचना दी जाएगी, ठीक। उसके बाद से महाभियोग की प्रक्रिया में ही ये कहा गया है कि राज्यसभा, लोकसभा में कहीं भी लाया जा सकता है, ठीक। दूसरा चीज देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया अगर लाई जाती है, अगर राज्यसभा में स्टार्ट होती है तो राज्यसभा के 2/3 बहुमत से उस प्रक्रिया को, बहुमत 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए, ठीक है। ये महाभियोग की प्रक्रिया 2/3 बहुमत से पास होगी, तब जाके ये जाएगी लोकसभा में, और यहाँ भी 2/3 बहुमत से ही क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। यानी राज्यसभा में अगर शुरू हुआ है तो यहाँ 2/3 बहुमत से पास होकर लोकसभा में जाएगी, और लोकसभा में भी ये 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए। जब एक सदन से, और वही चीज यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, पहले शुरुआत यहाँ भी हो सकता है लोकसभा में भी, तो लोकसभा में भी 2/3 बहुमत होना चाहिए और पास होने के बाद जाएगा राज्यसभा में। जब भी एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में यहाँ पे उस पे जो आरोप लगाया गया है उस आरोप की जांच होती है, ठीक है, उस आरोप की जांच होती है, और इस जांच के दौरान ही राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि को भेजकर, स्वयं या अपने प्रतिनिधि को भेजकर, ठीक है, अपनी सफाई दे सकते हैं। यहाँ पे अपनी सफाई दे सकते हैं या अपने विचार रख सकते हैं, या जो भी अपने बचाव में कहना है वो कह सकते हैं। कहाँ पे, दूसरे सदन में। और इस पूरी महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया।
ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का जो हटाने की प्रक्रिया है, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, जिस सदन में लाया जाएगा 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करने चाहिए। सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में। जिस सदन में लाया जाएगा उसके 2/3 बहुमत से पास होकर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में जांच होगी तो राष्ट्रपति वहां पे स्वयं आके या अपने प्रतिनिधि को भेजकर सफाई दे सकते हैं, अपने बारे में जो भी कहना है कह सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक, एक चीज छूट गया है इस पूरी प्रक्रिया में। हम चुनाव के लिए बात कर रहे थे कि 54 में, चलिए उसको आगे बता देंगे। ये हो गया महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, 61 में। उसके बाद से आप आते हैं 62 में, और 62 में कुछ चीजें देखते हैं। ठीक, अब अनुच्छेद हम 62 में देखेंगे कि अनुच्छेद 62 में क्या है। अनुच्छेद 62 में क्या है, क्या गया है? तो अनुच्छेद 62 में दिया गया है पद की रिक्ति, पद की रिक्ति पद की रिक्ति को भरना, पद की रिक्ति को भरना। ठीक है, अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 में यह बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाता है तो उसे कम से कम समय में भरा जाएगा। ठीक है, पहला देखिए, पहला कंडीशन ये है कि यदि 5 वर्ष का समय पूर्ण हो जाता है, ठीक है, यदि 5 वर्ष का समय पूर्ण हो जाता है, 5 वर्ष का समय यदि पूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही, 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर 5 वर्ष का समय पूरा हो रहा है तो 5 वर्ष समय पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, और उनका रिटायरमेंट जब होता है तो नया राष्ट्रपति उन पे आसीन होता है, पद पे अपने पद को ग्रहण करता है। परंतु अन्य कारणों से, यदि अन्य कारणों से पद खाली होता है, अन्य कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, खाली होता है, तो ठीक है, अन्य कारणों से खाली का मतलब ये हुआ राष्ट्रपति का अचानक मृत्यु हो जाए। ठीक है, राष्ट्रपति का जो त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए। ठीक है, या राष्ट्रपति कहीं चले गए, ठीक है, अपने पद को त्याग दिए, इन सभी कंडीशन में अगर खाली होता है तो जो नए राष्ट्रपति का चुनाव है, नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 6 माह के अंदर करा लिया जाएगा। कितना? 6 माह के अंदर। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर ही करा लेना अनिवार्य है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का पद खाली होते ही 6 माह के अंदर किसी न किसी कंडीशन से वो चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक, और अगर समय से अगर खाली हो रहा है तो उससे पहले तो चुनाव करा ही लिया जाता है। अगर एडवर्स कंडीशन आ जाता है और अचानक पद खाली होता है तो 6 माह के अंदर ही उनका चुनाव करा लिया जाएगा। यह है अनुच्छेद इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 62 में। ठीक, इतना हो गया। कुछ चीजें और छूटी हैं। ठीक है, कल के क्लास में इसको हम पूरा करा देते हैं।